नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में कई कैबिनेट मंत्री हुए शामिल। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह कैबिनेट बैठक और कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। कई अहम मुद्दों पर, कई विषयों पर चर्चा की गई। बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, बैठक में कई कैबिनेट मंत्री हुए शामिल, जहां कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में यह कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये कैबिनेट की बैठक में कई कैबिनेट मंत्री हुए शामिल। इस दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कैबिनेट बैठक को लेकर क्या अहम जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो आमतौर पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और आज भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई है। खासतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। और अगर हम बात करें तो करीब 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब केंद्रीय कैबिनेट के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दी जा सकती है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में महंगाई भत्ते पर मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में करीब 4% तक का इजाफा हो सकता है। अगर 4% डीए पर मुहर लगती है तो निश्चित रूप से एक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक काफी तोहफा कहीं ना कहीं होली के त्योहार पर केंद्र सरकार देने जा रही है। क्योंकि इस तरीके से अगर 4% डीए पर मुहर लगेगी तो मार्च महीने में कर्मचारियों को करीब 42% की दर से डीए मिलेगा। तो इस समय कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो करीब 38% की दर से डीए का फायदा मिल रहा है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है वो हुई है। लेकिन जी ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सीएम केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे मंजूर किए। तो 2 मंत्रियों का ये इस्तीफा, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों इस्तीफों को मंजूर कर लिया है। तो आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। तो 2 मंत्रियों का इस्तीफा, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कल अपने पद से इस्तीफा दिया। तो वहीं सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया हिरासत में हैं, सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन्हें राहत नहीं मिली। बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट जाइए इस पूरे मामले को लेकर। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या जानकारी?
खबरों में आगे बढ़ेंगे। होली से पहले लोगों पर महंगाई की मार, घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हो चुकी है। तो कॉमर्शियल गैस की अगर बात करें तो सिलेंडर की कीमत 350 रुपए महंगी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रही है, एक बार फिर से आम जनता पर महंगाई की मार देखने को मिली है। घरेलू गैस सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हुआ है। अब घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए आपको 1103 रुपए पे करने होंगे। इसके साथ ही कॉमर्शियल गैस में भी 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। होली से पहले ये बड़ी जेब पर मार जनता को पड़ी है। 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हो चुकी है। तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की करीब 350 रुपए महंगा हुआ। तो त्योहारों के नजदीक ये बड़ा फैसला, जहां गैस सिलेंडर महंगे हो चुके हैं और एक बार फिर से आम जनता पर महंगाई की मार देखने को मिली है। तो 50 रुपए घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तो 350 रुपए महंगी हुई है कॉमर्शियल गैस। तो शहर शहर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से किस तरह से ये गैस सिलेंडर महंगे हुए हैं, जिससे अब खाना पकाना, रसोई महंगी नजर आ रही है। तो घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो अगर कॉमर्शियल गैस की बात करें तो 350 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को पत्र लिखा है। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखा पत्र। दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर की शिकायत। सीसीटीवी फुटेज लीक होने के मामले में उपराज्यपाल से शिकायत की है। तो सुकेश ने सीसीटीवी फुटेज लीक मामले में जांच की मांग की है। जेल का सीसीटीवी फुटेज लीक होना सुरक्षा में सेंध है, ये बात सुकेश ने कही है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दीपक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जय सिंह पर आरोप लगाए हैं। धमकाने और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। ईओडब्ल्यू के सामने दिए बयान को वापस लेने को कहा गया। बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, जेल का सीसीटीवी फुटेज लीक होने और सुरक्षा में सेंध होने के सुकेश ने जिक्र किया है। तो धमकाने और मानसिक उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया गया है। ईओडब्ल्यू के सामने दिए गए बयान को वापस लेने को भी कहा गया। ये तमाम तरह के गंभीर आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को पत्र लिखकर अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पीडीए की बड़ी कार्रवाई। आरोपी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर। अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, विवेक, जो तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरी कार्रवाई को लेकर? क्या कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है? पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। चाहते हैं कि बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है और मजबूतीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब महज कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है जब ये आलीशान मकान कुछ ही देर में जमीन रोड हो जाएगा। जिस तरह की इस सूबे की योगी सरकार का ये साफ एजेंडा है कि जो अपराधी हैं वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उसके चलते आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम पूरे दल बल के साथ यहाँ पर पहुंची है। बताया जाता है कि इस घर का नक्शा नहीं पास था, अवैध रूप से बनाया गया था, जिसके चलते ये कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने ऐसे लगभग 15 से 20 मकानों को चिन्हित किया है जिन पर अभी कार्रवाई होना शुरू होगी धीरे धीरे। आज ये कार्रवाई का पहला दिन है। धीरे धीरे और भी जो प्रॉपर्टियां हैं, जो इस तरीके के अपराधों में संलिप्त लोग हैं, उनके घरों पर भी ये पीला पंजा चलेगा। लेकिन अभी सुबह जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम यहाँ पर खालिद जफर के घर में पहुंची है तो उसकी नोक-झोंक परिवार के लोगों से हुई।
परिवार के लोग घर को खाली नहीं करना चाहते थे, लेकिन विकास प्राधिकरण की टीम ने सबको समझा बुझाकर किसी तरीके से चाहे वो मुश्किल से हो चाहे वो आसानी से हो, उनको समझा के बाहर निकाला है और ये बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू किया है। खालिद जफर की बात करें, खालिद जफर अतीक अहमद का बेहद करीब था, तो अतीक अहमद के पूरे कारोबार को देखा करता था, चाहे वो वसूली का हो, चाहे खरीदारी का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का मामला हो, खालिद जफर पूरी तरीके से उनके कारोबार को देखा जाता है। बताया जाता है कि ये वही घर है जहां पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन काफी लंबे समय तक यहाँ रहती थी। यहीं से वो सारी रणनीति तय की जाती थी कि कहाँ पर किससे धन उगाही करनी है, किसको डराना है, किसको धमकाना है, वो तमाम तरह की जो चीजें होती हैं वो इसी घर से संचालित की जाती थी। जी, इसके साथ ही विवेक, देखिए लगातार जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं इस दौरान, घर के अंदर से इसके हथियार भी मिले हैं। जी बिल्कुल, अगर इस घर की बात करें तो जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जब घर को खाली करने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके अंदर एक राइफल और एक तलवार भी बरामद हुई है और कई दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है, लेकिन कई संदिग्ध चीजें यहाँ से मिली है। अगर राइफल की बात करें तो कुछ अगर लोगों की सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि ये विदेशी राइफल हो सकती है, तलवार मिली है, तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो भी चीजें हुआ करती थी वो उचित नहीं हुआ करती थी। जो हत्या, रंगदारी, फिरौती, इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ जो मामला हुआ करता था वो इसी घर में बैठकर किया जाता था। फिलहाल अभी तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम यहाँ पर पहुंच गई है और ध्वस्ती हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद है, जो किसी भी तरह से स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बुलडोजर वहां तक चल रहा है, लगभग आगे का जो गेट है और उसके पीछे की जो बाउंड्री है उसको लगभग अभी तक तोड़ा जा चुका है और कुछ ही घंटों में जो 2 मंजिला मकान है इसको पूरी तरीके से प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ध्वस्त कर देगी। हमने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की कि इसके बाद की जो कार्रवाई का दौर होगा वो किस तरीके से होगा। उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि अभी इस मकान की जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है इसके बाद ही हम आपको सूचित कर पाएंगे कि किस तरीके से कार्रवाई होगी, लेकिन ये स्पष्ट कहा है कि कार्रवाई का दौर लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। बिल्कुल विवेक, लगातार आप तस्वीरें भी एक बार दिखाते रहे, अपने पीछे की तस्वीरें, क्योंकि भारी भीड़ भी, मीडिया कर्मी भी मौजूद है। इस पूरी कार्रवाई को लगातार देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं एक संदेश दिया गया है इस कार्रवाई से। जिस तरह से विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे अगर माफिया और अपराधियों को, हम बख्शेंगे नहीं, और देखिए उसी को देखते हुए ये कार्रवाई अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सदन में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और ये देखिए दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि मिट्टी में मिलाने का जो ये सिलसिला था अब वो शुरू हो चुका है। स्पष्ट संदेश एकदम स्पष्ट है कि जो भी अपराधी होंगे, जिन्होंने अपने धनबल से, अपने बाहुबल से लोगों को डरा कर किसी भी तरीके से इस तरह की संपत्तियों को अर्जित किया होगा जिसमें इनकी संलिप्तता होगी, वो कतई बख्शे नहीं जाएंगे। कार्रवाइयों का जो दौर है वो किसी को छोड़ेगा नहीं और जो कार्रवाई पर इसी तरीके से चलती रहेगी, चाहे उनको पकड़ने की बात हो, चाहे उनके मकानों को ध्वस्तीकरण की बात हो, किसी भी तरीके, किसी भी सूरत में उनको बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाइयों का दौर इसी तरीके से चलता रहेगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का ये स्वयं सराय का इलाका है, यहीं पे पूरा वर्चस्व रहा है। अतीक अहमद यहाँ रहा करते थे, यहाँ से महज कुछ ही मीटर पे अतीक अहमद का घर था, जो पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम है। एहतियात के तौर पर लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है कि किसी तरीके से कोई ऐसी अपनी घटना नहीं होने पाए, क्योंकि ये निश्चित तौर पर जो ये इलाका है ये अतीक अहमद लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग रहते हैं जो कुछ ऐसी हरकत कर सकते थे जिससे ये बिल्कुल विवेक, और देखिए आसपास लोग भी मौजूद हैं जो पहुंच रहे हैं, इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं, और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं हर किसी के लिए एक संदेश है, एक चेतावनी है कि आप अगर इस तरह की हरकतें करते हैं और आप इस तरह से गुंडा माफिया हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है जहां पर माफिया, अपराध, ये सब नहीं चलेगा। और विवेक, आप लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बघेल जी, बहुत स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। जिस तरह से प्रयागराज में ये कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से देखी जा रही है। देखिए विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई भी गुंडा हो या माफिया हो उसे उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और शायद यही वो कार्रवाई है मिट्टी में मिलाने वाली शुरू हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर जो आश्वस्त किया था स्वर्गीय उमेश पाल जी के परिवारजनों को और उत्तर प्रदेश की जनता को, उन्होंने करके दिखाया है। इनकी खत्म करने में कोई फर्क नहीं है। उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में इसलिए कष्ट हुआ था कि समाजवादी पार्टी के अपराध के कूड़े पर पनपे हुए ये लोग कीड़े हैं जो माफिया बने हैं उसी कार्यकाल के दौरान। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में अपराध कर रहे हैं या अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं या षड्यंत्र में शामिल है, उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक बुलडोजर की बात है, आप दूसरे बुलडोजर की भी थोड़ी तारीफ करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दो प्रकार के बुलडोजर हैं। एक प्रकार के बुलडोजर से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, दूसरे प्रकार के बुलडोजर से अपराध की दुनिया में जिन लोगों ने टेरर पैदा करके तमाम अकूत संपत्तियां और तमाम कब्जे कर रखे हैं, बिना नक्शे के तमाम बड़े मॉल पैदा कर रखे हैं, दूसरा बुलडोजर उनको ध्वस्त करने में काम आता है। कल मैं प्रयागराज में था उमेश पाल जी के घर पर, जिनकी जो राजू पाल की हत्या के अंतिम चश्मदीद गवाह थे, और उस हत्या का मोटिव, जिसको हम लोग उद्देश्य कहते हैं, केवल इस बात पे था कि उमेश पाल का अपहरण इसलिए किया गया था कि वो राजू पाल की हत्या में गवाही न थे और इस वाले मुकदमे को ना लड़ें। तमाम प्रकार के स्थानीय लोगों ने मुझे वहां पर वीडियो दिखाई, सीसीटीवी दिखाई, जिसमें स्वयं अतीक अहमद का लड़का दिखाई पड़ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कई लोगों के दिमाग में एक बात होगी कि ये उमेश पाल की हत्या की एफआईआर पूर्वाग्रह से कैसे प्रूव करके या अंदाज के आधार पर हुई है। अंदाज के आधार पर नहीं है, सीसीटीवी इस समय सोशल मीडिया में चल रहे हैं। दूसरी पीढ़ी में भी इन लोगों पे हजारों करोड़ रुपए होने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। दूसरी पीढ़ी में भी अपने बेटे को अपराध की दुनिया में लोग लेकर के आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि जो उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आश्वस्त किया था वो चल पड़ा है और 72 घंटे के अंदर एक अभियुक्त उत्तर प्रदेश पुलिस ने मार गिराया है। और जो ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, इससे तमाम अपराधियों को दहशत होगी, या तो वो इस राज्य को छोड़ जाएंगे या जमानत तोड़वा लेंगे या अपने गले में पट्टी डाल के खुद चलते हुए कि कहीं वो मारे ना जाएं, वो जाके थानों में सरेंडर करेंगे। बिल्कुल बघेल जी, और देखिए ये जो कार्रवाई है ये एक कड़ा संदेश उन सभी अपराधियों और माफियाओं के लिए। बघेल जी, इसके साथ ही साथ आपने जिक्र किया, आप प्रयागराज पहुंचे थे, परिवार से मुलाकात की थी, हमने वो तस्वीरें भी देखी किस तरह से माँ आपसे लिपट कर रोने लगी और लगातार कहीं ना कहीं वो इंसाफ की गुहार कर रही थी कि इंसाफ मिलना चाहिए उनके परिवार को। जी, इंसाफ के मामले में उनकी दो मांगें हैं। एक तो ये है कि चूंकि अब उमेश पाल की पत्नी इस हत्याकांड की वादिनी है जी, तो और ये कि ये भी मुकदमा है और मुख्य गवाह अब वो हो गई हैं जी, और दूसरा उसके ये परिवार की पूरी की सुरक्षा, और दूसरा वो ये चाहते हैं कि इस प्रकार से कि इन्वेस्टिगेशन ऐसा हो, एविडेंस कलेक्शन ऐसा हो कि दोषियों को जो है माननीय अदालत जो है वो सजा दे जी। ये उनकी दो प्रमुख मांगे हैं और ये जायज भी है, क्योंकि उमेश पाल घर के मुखिया थे और उनके हत्या के बाद बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और जो उसमें मुलजिम हैं उन लोगों ने प्रयागराज में 30 साल आतंक का राज स्थापित किया है, जिसकी वजह से एक खौफ का वातावरण पूरे प्रयागराज में है। और देख रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, हिंदू समाज भी बहुत ज्यादा उद्वेलित है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम केजरीवाल ने कैबिनेट में मंत्री बनाने के लिए भेजे नाम। एमएलए सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम पर लग सकती है मुहर। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा इन दोनों का नाम। बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, उपराज्यपाल को नाम भेजा सीएम केजरीवाल ने। कैबिनेट में मंत्री बनाने के लिए ये नाम भेजे गए हैं, जिसमें एमएलए सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम पर मुहर लग सकती है। तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा दोनों का नाम। वहीं सीतामढ़ी में जिला मुख्यालय के अंबेडकर स्थल पर जिले भर की सेविकाओं और सहायिकाओं ने जमकर बवाल काटा है। जब कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी उनसे मिलने नहीं आए तो सभी महिलाएं बीच सड़क पर ही उतर आईं। नतीजा ये हुआ कि काफी देर तक मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी पथ पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। गुस्साए सेविकाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं धरना स्थल पर मौजूद सेविकाओं ने बताया कि उनकी ड्यूटी कहने के लिए सिर्फ 4 घंटे की है, लेकिन उनसे 24 घंटे काम किया जाता है। मानदेय कम से कम 25,000 रुपए और सहायिकाओं को 15,000 रुपए होना चाहिए।
कटोरा है ये अपने धान को सस्ते में बेचता है और यही सस्ता धान उत्तर प्रदेश में जाके एमएसपी पे बिकता है। वहां के किसान को भी मारता है और यहाँ के किसान को भी मारता है। बिहार के रोहतास जिले के कोचस के हरिदासपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पूर्व विधायक शिवपूजन सिंह से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले और आंदोलन में जेल जाने वाले किसानों को सम्मानित भी किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि देश में एमएसपी गारंटी कानून चाहिए और वही इसी साल किसानों के हक के लिए आंदोलन भी करेंगे। जाति और धर्म से हटकर लोगों को किसानों के मुद्दे के लिए आगे आना होगा। रोहतास में आंदोलनकारी किसानों की धरती है, ये बात राकेश टिकैत ने कही। जो धान का कटोरा है ये अपने धान को सस्ते में बेचता है और यही सस्ता धान उत्तर प्रदेश में जाके एमएसपी पे बिकता है। वहां के किसान को भी मारता है और यहाँ के किसान को भी मारता है। इसलिए देश में एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, क्योंकि जब एमएसपी गारंटी कानून होगा तो यहाँ का धान भी सस्ता नहीं बिकेगा। किसी भी व्यापारी को व्यापार करना है तो एमएसपी से कम पे वो खरीद नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे आए कि लोग आंदोलन करें, लोग संगठन बनाएं और पूरे देश में ये कानून लागू हो, उसका प्रभाव सब जगह रहे और बिहार का किसान भी सस्ते में अपनी फसल ना बेचे। वो चाहे मक्का का किसान हो, बिहार का सूरजमुखी का किसान हो, यहाँ का धान और गेहूं का किसान हो। जैसे यहाँ की शुगर फैक्ट्रियां बंद है, वे शुगर फैक्ट्रियां चले। यहाँ के ट्रैक्टरों पे जो टैक्स लग रहे हैं उसको कॉमर्शियल करा जा रहा है, वो कॉमर्शियल नहीं यहाँ का ट्रैक्टर होगा। ये बहुत सी समस्या बिहार की है। बिहार आंदोलनकारियों की धरती रहा है और बिहार फिर खड़ा होगा और फिर आंदोलन के लिए तैयार होगा। जो धान का तो पूर्व विधायक देश में एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, ये बात राकेश टिकैत ने कही। आंदोलन में जेल जाने वाले किसानों को किया सम्मानित। तो बिहार के रोहतास में ये तस्वीरें सामने आई। रोहतास आंदोलनकारी किसानों की धरती है। पूर्व विधायक शिवपूजन सिंह से भी मुलाकात की राकेश टिकैत ने। तो देश में एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, इसका जिक्र किया। बिहार के किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड के जीरनगाछ पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुंजीमारी के प्रभारी प्रधानाध्यापक का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षकगण पहुंचकर फूलमाला पहनाकर शिक्षक प्रदीप कुमार को विदाई दी। बिहार के मुंगेर में आंगनबाड़ी के सैकड़ों सेविका और सहायिकाओं ने शहीद स्मारक के पास आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ मुंगेर के बैनर तले महासचिव रेशमी कुमारी के नेतृत्व में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। सूत्री मांग है। आज हम लोग का यहाँ मुंगेर जिला में धरना प्रदर्शन था। इसके पहले भी परियोजना स्तर का हमारा प्रदर्शन था। हमारा 21 सूत्री मांग है। हम लोग राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं और हम लोग को 3rd ग्रेड और सहायिका को 4th ग्रेड में प्रोन्नत किया जाए। सुपरवाइजर में योग्य सेविका जो भी है उनको लिया जाए। 50% तो आरक्षण दिए हैं, लेकिन 100% होनी चाहिए। तो चलिए 50% में भी यथाशीघ्र बहाली हो। और हमारा जो है, जब तक हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तब तक सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय घोषित वो करें। और 15 मार्च को पटना सचिवालय में घेराव होगा। क्या होगी हमारी रणनीति है, अगर 15 मार्च को हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वजह हम लोगों को 21 का मांग पूरा करना। क्या मांगे है आपकी?
हम लोगों का एक ही सूत्र मांग रहे हैं कि हमारी मानदेय बढ़ाया जाए और क्या बोलते हैं जो हम लोगों का बकाया राशि है रूम किराया वो मिलना चाहिए। अभी तो आप लोग अम्बेडकर स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फिर वो सर क्यों उतर गए? हमारी सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही है, इसके लिए हम लोग। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।